श्री चित्तरंजन त्रिपाठी जी यांना व्यासपीठावर आमंत्रित करते। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चित्तरंजन त्रिपाठी जी यांची ओळख मी तुम्हाला करून देणारच आहे, पण त्याआधी त्यांचा आपण आज कार्यक्रमात उपस्थिती लाभल्याबद्दल सत्कार करूया। त्यासाठी इकॅमचे अध्यक्ष श्री वामन भुरे सर यांना व्यासपीठावर आमंत्रित करते आणि त्यांनी त्यांचा सत्कार करावा अशी विनंती करते। धन्यवाद सर। श्री चित्तरंजन त्रिपाठी यांची ओळख करून द्यायची तर ही इज अ वर्सटाइल अँड पॅशनेट सीनियर लीडर हू ब्रिंग्स प्रूवन स्ट्रॅटेजी टू execution business results. He is having a strong background in MEP, project management, design engineering services, integrated facility management and techno-commercial expertise. He is also expert in working multi-storied buildings, high-rise towers, residential commercial complexes, IT parks, retail malls, mixed-use development and many more. He is a seasoned professional. Over 20 years of multidisciplinary experience including underground metro railways from conceptualization, project management, design engineering and many more areas to name. आज मेट्रोज और एयरपोर्ट्स की वजह से हमारी ज़िंदगी आसान और कंफर्टेबल होती जा रही है, लेकिन ये सारी सुविधाएं साझा होने के साथ साथ सेफ्टी का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है। तो आइए चित्तरंजन जी से इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे और इस विषय के बारे में और ज़्यादा जानकारी देने के लिए मैं यहाँ आमंत्रित कर रही हूँ श्री अनिल महाजन जी को, जो इस विषय के बारे में हमें और बताएंगे। नमस्कार मित्रांनो, आजच्या आपल्या टेक्निकल सेमिनारमध्ये दुसरं पुष्प या दुसऱ्या सेमिनार टेक्निकल सेमिनारमध्ये मी आपलं सर्वांचं स्वागत करतो। आणि आजचे आपले दुसरे पहिल्या वक्त्याने जे आपल्याला इंट्रोड्यूस केले, तर आजचे आपले हे दुसरे वक्ते त्याच टेक्निकल तोडीचा त्याच टेक्निकल कॅलिबर असलेला मनुष्य आज आपल्याला या ठिकाणी लाभलेला आहे। सर, मैं हम सब की वजह से आपका बहुत एक बार वेलकम करता हूँ। धन्यवाद, आप हमारे प्रोग्राम में आए। तर मित्रांनो, ज्यावेळेस आपण कॉलेजमध्ये होतो त्यावेळेस इन्फ्रास्ट्रक्चरची डेफिनेशन अशी होती ना, इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे रोड आणि डॅम्स एवढं फक्त आपल्याला माहिती होतं। पण जसजसे आपल्या भारतामध्ये टेक्नॉलॉजी वाढत गेल्या, भारताची प्रगती होत गेली, तसतसे इन्फ्रास्ट्रक्चरचे बरेचसे भाग ओपन होत गेले। रस्ते, डॅम यासोबत रेल्वेज असतील, त्याच्यानंतर हायराईज बिल्डिंग्स असतील, परत मेट्रोज असतील, तर अशा प्रकारचे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट होत गेल्या। मुख्यत्वे महानगरांमध्ये आता पुण्यामध्ये मेट्रोचं काम चालू आहे। ते काम कसं चालतं, काय चालतं, अंडरग्राऊंड 100 मीटर खाली आम्ही मेट्रो जाऊन कशी जाते, नदी खालून ती नदी कशी जाते, किंवा एखाद्या बिल्डिंग खालून, एखाद्या हायराईज बिल्डिंग खालून जमिनीत नदी कशी जाते, ते सगळं आम्ही प्रत्यक्ष जाऊन बघितलेलं आहे। ते इन्फ्रास्ट्रक्चरचं काम कसं चालतं, सिव्हिल वर्क हे फक्त जनरली दिसतं सगळ्यांना, इलेक्ट्रिकलचं वर्क दिसत नाही। आत्ता आम्ही सरांची चर्चा करताना माझ्या लक्षात आलं की त्यांनी सांगितलं त्याच्यामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये पण इलेक्ट्रिकलचा किती मोठा भाग आहे आणि खाली काय प्रकारच्या केबल्स वापरल्या जातात, काय प्रकारच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट खाली केलं जातं, जमिनीच्या आतमध्ये कुठल्या केबल्स वापरले जातात। तर हे सगळं सांगण्यासाठी आज ते आपल्यासमोर आलेले आहेत त्रिपाठी सर। आणि आजचा विषय त्यांचा महत्त्वाचा तोच असेल, मेट्रोचा। मेट्रोमध्ये जर काही ॲक्सिडेंट झालेच किंवा होऊ नये म्हणून ते काय काळजी करतात, आणि जर झाले तर त्यामध्ये रेमिडीज काय आहे, त्यामध्ये रेस्क्यू कसं करता येतं, या सर्व विषयावरती आज आपण त्यांच्याशी चर्चा करणार आहोत। त्यांचं मार्गदर्शन आपल्याला ते करणार आहे। मी आपला फार काय वेळ न घेता त्यांना विनंती करेल की सर, आप अपना टेक्निकल सेशन शुरू कर सकते हो। अनिल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबको वेलकम करता हूँ। इस बहुत एक महत्वपूर्ण विषय पे आज हम बात करेंगे। विल टॉक अबाउट द सेफ्टी एस्पेक्ट्स इन मेट्रोज, एयरपोर्ट्स एंड लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इस पे हम क्या करते हैं, कैसे हम सेफ्टी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे करते हैं। उससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, सबसे पहले मैं एक्चुअली धन्यवाद देना चाहूँगा इकमेक्स के ऑर्गेनाइजर्स को, मेरे को बुलाने के लिए, मेरे को मौका देने के लिए, इतने अच्छे एक महत्वपूर्ण विषय पे आप लोगों के समक्ष अपना सारा इन डिटेल जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँ। मैं अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले एक जस्ट आपसे एक थोड़ा सा आइडिया लेना चाहूँगा
लोग में से बता सकते हैं आप लोग कितना मेट्रोज इंडिया में अभी ऑपरेशनल है, कितने सिटीज में, कोई बता सकता है? 16 सिटीज में अभी तक मेट्रोज ऑपरेशनल हो चुके हैं और आगे भी अभी आने वाले हैं। बहुत सारे छोटे छोटे शहर में अभी बी टाइप बी कैटेगरी सिटीज में भी अभी जा रहा है, वहाँ भी मेट्रोज डेवलप हो रहे हैं। तो इस तरह से 16 ऑपरेशनल सिटीज ऑलरेडी हो चुके हैं मेट्रोज। उस तरह से एयरपोर्ट्स में आप बता सकते हैं कितने एयरपोर्ट्स हैं इंडिया में? कोई बता सकता है कितने एयरस्ट्रिप्स हैं, कितने एयरपोर्ट्स हैं? यस, कितना? आप नियर बाय है 487 487। So you are near by। बचे हुए काम चालू है। हाँ, बचे हुए काम चालू है, सही है। Okay. So let us go directly into the topic. Now, what is the importance of safety in transportation and infrastructure projects? Firstly, it safeguards the lives and assets. What do you mean by that? Safety measures in transportations and infrastructure projects are very crucial in protecting the lives of the passengers. Passengers जो लोग मूव करते हैं ट्रेन के अंदर, उनके लाइफ को सेफगार्ड करना, that is our first and foremost important decision. We need to save those people who are traveling, passengers, जो वर्कर काम करते हैं उसके अंदर, और जो जनरल पब्लिक है. Additionally, these measures are necessary to safeguard the core infrastructure, assets, and reduce the risk of costly accidents and disruptions. अगर कोई एक्सीडेंट होता है, अगर कोई डिस्ट्रप्शन हो जाता है, तो बहुत सारे चीज अटक जाते हैं. तो इसीलिए हमें सेफ्टी मेजर्स को बहुत फोकस्ड वे में इसको मानना चाहिए. नाउ एनहांसिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस, एक और ये है, एक और महत्वपूर्ण विषय इसमें ये है कि हम अगर सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करते हैं इन ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, देन इट विल बिल्ड एंड मेंटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस. पब्लिक के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा. पब्लिक क्या करेगा? पब्लिक विल गेट एनकरेज टू मूव इन मेट्रोज, ट्रेन्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करने के लिए पब्लिक का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इसमें. So we need to, that's why we need to focus more on the safety side of these. This increases actually the public confidence. Now regulatory compliance. Adhering to safety regulations is not only a moral and ethical responsibility, but it also ensures legal compliance. That means अगर हम इसको सेफ्टी को प्रॉपर नहीं करेंगे, बहुत सारे लीगल इश्यूज इसमें भी आते हैं. जैसे कोई लिटिगेशन अराइज हो जाता है सेफ्टी रिलेटेड, अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया तो फिर उसमें कोई लीगल इश्यूज आ जाते हैं या फिर लिटिगेशन आ जाते हैं. सो इसीलिए भी हमें रेगुलेटरी कंप्लायंस के लिए भी हमें सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट. What are the safety regulations and standards for metros in India? The safety standards for Indian metro system are very crucial to ensure the well-being of passengers, staff, and public. So how they are regulated? उसमें एक प्रोसीजर डेवलप किया गया है, प्रोसीजर फॉर सेफ्टी सर्टिफिकेशन एंड टेक्निकल क्लियरेंस बाय RDSO. RDSO एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये एक प्रोसीजर डेवलप किया हुआ उन्होंने, किस तरह से मेट्रो कंस्ट्रक्ट होगा और किस तरह से मेट्रो को प्लान करना है, किस तरह से मेट्रो ऑपरेट होगा. तो RDSO का एक गाइडलाइन है, वो उनका एक प्रोसीजर बना हुआ, उस प्रोसीजर के हिसाब से फॉलो करके हम जो भी कोई भी सिटी में मेट्रो बनता है तो उसी को फॉलो करके तभी जाके वो मेट्रोज बनते हैं. और वो जो इट कवर्स एस्पेक्ट सच एज सबमिशन, स्क्रूटिनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, उसके टेस्ट, सारे जो सिस्टम्स लगे हुए हैं उसके रिगरस टेस्टिंग होते हैं. ट्रेन्स जो चलता है, ट्रेन जब हमारा रेवेन्यू ऑपरेशन स्टार्ट होता है उससे पहले हमें रिगरस ट्रेन ट्रायल्स करना पड़ता है, ऑसिलेशन ट्रायल्स करना पड़ता है. तो उसके मैंडेटरी किस तरह से करना है, कितने घंटे टेस्ट करना है उसमें ट्रेन को, वो सारा चीज़ ये जो प्रोसीजर दिया गया है उसके अंदर गाइडलाइन में मेंशन किया गया है. और इसमें स्पीड सर्टिफिकेशन भी होता है. ट्रेन पहले स्पीड, कितने स्पीड में ट्रेन चलना चाहिए, वो जितना डिज़ाइन स्पीड में है उसको पहले टेस्ट किया जाता है. 10,000 घंटे या उसका जो नॉर्म्स है उस नॉर्म्स के हिसाब से वो टेस्टिंग किया जाता है. जब वो सेफ्टी, ये सारे सेफ प्रोसीजर्स पास होता है, देन इट इज ओपन फॉर पब्लिक यूज. और नाउ ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन a meticulous planning and strict compliance to environment, because आजकल क्या है
जो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बहुत एनवायरमेंट इश्यूज बहुत आ रहे हैं, इसीलिए हमको जो भी जब भी मेट्रो काम कर रहे हैं, आपने देखा होगा बाहर कितने बैरिकेड्स लगे हैं, फिर कितना आपका वाटर से उसको ये किया जा रहा है सो दैट पॉल्यूशंस ना आए। तो ये सारे चीज़ करने के लिए हेल्थ सेफ्टी का स्टैंडर्ड्स का बहुत ही ख्याल रखा जाता है उसमें। तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर वहाँ काम करते हैं उनके लिए ये सेफ्टी रेगुलेशंस मानना बहुत ज़रूरी है। तो ये रेगुलरली उनको उनके 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 जो सेफ्टी हेड्स हैं ये सारे उसको मॉनिटर करते हैं, तो इसको फॉलो करते हुए ये सारा चीज़ ये ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन पीरियड ये सब करना पड़ता है। नाउ एडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, दिस द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अप्रूव्स द, कोई भी अगर कहीं भी किसी सिटी में मेट्रो बनना है तो मिनिस्ट्री ऑफ रेल वो एक ब्रॉड जो टेक्नोलॉजी है उन्होंने एक गाइडलाइन दिया हुआ, उस गाइडलाइन के हिसाब से वो उसको अप्रूव करते हैं। ब्रॉड टेक्नोलॉजी जो किस तरह से कौन सा मेट्रो के अंडरग्राउंड होना चाहिए, एलिवेटेड होना चाहिए, उसका OHE होना चाहिए या फिर 750 वोल्ट थर्ड रेल होना चाहिए, तो इस तरह से वो डिसाइड करते हैं कि किस टेक्नोलॉजी से ये मेट्रो बनना चाहिए। और इसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स क्या फॉलो करते हैं, इसमें NFPA 130 जो है ये बहुत स्ट्रिंजेंट फायर सेफ्टी गाइडलाइन है जो हम फॉलो करते हैं इसको। ये अंडरग्राउंड मेट्रो में फायर प्रोटेक्शन और लाइफ सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स के लिए अंडरग्राउंड सरफेस और एलिवेटेड फिक्स्ड गाइडवेज ट्रांसपोर्ट के लिए ये जो गाइडलाइन है उसी गाइडलाइन को हम इसको फॉलो करते हैं। तो ये मिनिमम स्टैंडर्ड जो है ये सारा चीज़ हमें कोई भी मेट्रो इंडिया में अगर बनता है तो ये फॉलो करना पड़ता है। So remember, safety is paramount in metro systems, and continuous vigilance and adherence to standards are essential for smooth and secure operation. हमें हर समय जो मेट्रो हमने जो स्टैंडर्ड बनाया हुआ उस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना और उसको रेगुलरली मॉनिटर करना ये जरूरी है ताकि हम एक सेफ सिस्टम बना सकें। सेफ्टी रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स फॉर एयरपोर्ट्स के लिए भी कुछ हर तरह का, जैसे मेट्रो के लिए स्टैंडर्ड्स बना हुआ उस तरह से एयरपोर्ट्स के लिए भी कुछ स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। एविएशन सेफ्टी इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस इन एयरपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड। सो सेफ्टी को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, कोई भी एयरपोर्ट्स कहीं भी जाएंगे तो सेफ्टी को सबसे पहले इंपॉर्टेंस दिया गया है। what are those things? Security measures. The Airport Authority of India this collaborates with the Bureau of Civil Aviation. वो डेवलप करते हैं, उनके साथ मिलके एक सिक्योरिटी मेजर्स जो एयरपोर्ट्स में होना चाहिए उसको डेवलप करते हैं। जैसे CISM डिप्लॉयमेंट करना, कौन से एरिया में कितने CISM डेवलप करें, डिप्लॉय करना, क्या करना, ये सब वो डिसाइड करते हैं। CCTV सर्वेलेंस, द एयरपोर्ट्स आर टू स्टेट CCTV सर्वेलेंस सिस्टम, तो हर जगह CCTV से मॉनिटर किया जाता है, हर एक एरिया को हम मॉनिटर करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा आजकल बहुत टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के बहुत ज़्यादा हमारे देश में चल रहा है, तो इसलिए हर जगह CCTV से हम उसको मॉनिटर करते हैं। तो ये जो एयरपोर्ट अथॉरिटी से मिलकर ये सिक्योरिटी मेजर्स ये सारा डेवलप किया जाता है। नाउ एक्सरे बैगेज इंस्पेक्शन, एक्सरे बैगेज जो हमारे बैगेजेस सब जाते हैं उसका एक्सरेज भी स्कैन होता है, वो किस तरह से स्कैन होना चाहिए, उसका सिस्टम कहाँ होना, कैसे होना चाहिए, तो वो भी हम डेवलप करते हैं उसमें। पेरीमीटर सिक्योरिटी मतलब जैसे एयरपोर्ट के चारों तरफ वो सिटी के अंदर भी होते हैं एयरपोर्ट, तो उसको किस तरह से सिक्योरिटी सिक्योर करना है, किस तरह से गार्ड करना है, वो भी वो डिसाइड करते हैं। अब BDDS मतलब बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल सिस्टम, बॉम्ब्स का आजकल बहुत ज़्यादा थ्रेट्स है, तो उसके लिए भी वो एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कैसे उसको मॉनिटर करें। इंटरनेशनल ट्रैवल गाइडलाइंस, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दे प्रोवाइड प्रोटोकॉल्स फॉर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स एंड एयरलाइंस। वो एक इंटरनेशनल जितने भी हमारे पैसेंजर्स जैसे जहाँ मूव करते हैं उनका एक हेल्थ सेफ्टी का एक गाइडलाइन प्रोटोकॉल वो सर्कुलेट करते हैं। सो दीज गाइडलाइंस कवर रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ पैसेंजर्स, मतलब कौन से पैसेंजर को क्या हुआ था वो सारा चीज़ वो मॉनिटर करके रिकॉर्ड कर देते हैं। अभी जैसे कोविड के टाइम में ये हमने देखा होगा कि किस तरह से हमें कितना स्ट्रिंजेंट रूल्स फॉलो करना पड़ रहा है, तो ये सारी चीज़ सेफ्टी ये इंटरनेशनल ट्रैवल गाइडलाइंस के अंदर ये सारा चीज़ दिया गया है। स्टेट सेफ्टी प्रोग्राम, इंडिया इज इम्प्लीमेंटेड SSP टू मिटिगेट एमिशंस फ्रॉम एविएशन एंड रिड्यूस नॉइज ड्यू टू एयरक्राफ्ट मूवमेंट्स नियर एयरपोर्ट्स। अब जब एयरपोर्ट सिटी के अंदर होते हैं तो उसमें बहुत सारा नॉइज जनरेट होता है, तो उसका भी एक गाइडलाइन हमारा बना हुआ कि किस तरह से जो पब्लिक जैसे आसपास रहते हैं उनको बहुत डिस्टर्बेंस ना हो,
किस तरह से उसको किस लेवल तक नॉइज होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। तो वो सारा चीज़ एक स्टेट सेफ्टी प्रोग्राम के अंतर्गत ये सारा चीज़ मॉनिटर किया जाए। FAA rating. What is FAA rating? This is Federal Aviation Administration rating. India now maintains category 1 rating from FAA. This rating signifies that जो भी फ्लाइट इंडिया से बाहर जा रहा है, it meets the safety standards, international safety standards, including anti-terrorism measures for flying to the United States. Because United States में जाने के लिए बहुत strict ये जो rules है इसको follow करने पड़ते हैं। तो इसीलिए इंडिया जो है वो FAA का जो रेटिंग है वो कैटेगरी 1 रेटिंग को इंडिया को दिया गया, बिकॉज इंडिया सारे चीज़ ये फॉलो करता है। So remember that India continues to prioritize safety and compliance to ensure secure and efficient air travel for passengers and cargo. सेफ्टी लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में हम कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं उसके बारे में है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में construction industry integral to infrastructure development. It is a very integral part of our infrastructure development. So it plays a very important role in nation's economic growth. So unfortunately it accounts significant number of injuries because हम follow नहीं करते properly। जब साइट पे काम करते हैं proper safety standards ये हम जब नहीं maintain करते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा injuries होता है। तो अनस्किल्ड लेबर्स constitute a substantial work portion of the workforce। तो यहाँ जब हम साइट पे काम करते हैं बहुत ज़्यादा अनस्किल्ड लेबर काम करते हैं, तो उनको सेफ्टी के बारे में बताना और उनको डेली उनको ट्रेन करना, उनको रेगुलरली उनको इस तरह से उनको गाइड करना, उससे क्या होगा हमारा जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं साइट पे लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें हमारा जो एक्सीडेंट है डे टू डे एक्सीडेंट्स है वो हम कम करा सकते हैं। So contractors and designers all contribute to safety practice। इसका मतलब ये है कि हम सबको फॉलो करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर्स, डिजाइनर्स, फिर उसके बाद जो भी हमारे लेबर्स हैं, इन सबको हमको फॉलो करना चाहिए, प्रॉपर सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए। फिर उसके बाद हर एक प्रोजेक्ट में जब भी हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो SHE स्टैंडर्ड सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट वो एक मैनेजमेंट गाइडलाइन होता है, किस तरह से हम सेफ काम करेंगे, किस तरह से एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये जो मैनेजमेंट SHE प्रोग्राम है वो पूरा कंप्लीटली ओवरऑल इट एक्चुअली गिव्स ए ब्रॉड आउटलाइन। रिस्क मैनेजमेंट, अब लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट दे एक्चुअली सफर फ्रॉम अ वेरी often suffer inadequate risk management throughout their life cycle। इसका मतलब क्या है, जब हम बहुत बड़े लार्ज प्रोजेक्ट करते हैं उसमें हमको रिस्क सारे एसेस करना चाहिए, क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है इसमें, किस कारण ये प्रोजेक्ट अगर मान लीजिए कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा हमको। तो ये जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है उससे पहले ये रिस्क असेसमेंट कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है हम पहले से ये तैयार रहते हैं कि अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो उसके लिए हमारे क्या क्या मेजर्स लेंगे। Compliance and regulatory codes, public infrastructure projects face challenges related to safety and quality. These arise due to reliance on subcontractors and suppliers। अब इसका मतलब क्या है, हम जब कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं, कोई भी बड़ा मान लीजिए कोई भी मेगा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं जैसे L&T हो गए, आपके टाटाज हो गए, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं। लेकिन एक्चुअली जो फील्ड पे ग्राउंड पे काम करते हैं उनके सब कॉन्ट्रैक्टर्स काम करते हैं, तो उन सब कॉन्ट्रैक्टर्स को अवगत कराना सेफ्टी के बारे में दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उनको वो अगर जो फील्ड में काम कर रहे हैं उनको अगर हम सही से नहीं बताएंगे किस तरह से सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना, तो एक्सीडेंट्स हम अवॉइड नहीं कर पाएंगे। तो ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजिंग, मॉनिटरिंग एंड ऑपरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, हम किस तरह से कोई भी प्रोजेक्ट को मॉनिटर करते हैं, कैसे इस प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस क्या हो रहा है, इस तरह से हमें मॉनिटर करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं। तो मीटिंग कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी कोड्स इज वेरी क्रिटिकल फॉर अ सक्सेसफुल implementation of a large infrastructure project। So remember, safety isn't just about compliance, it's about safeguarding lives। because अगर safely हम काम करेंगे हम लोगों के लाइफ को बचा पाएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉन्गिटिविटी बढ़ेगा।
The safety measures, protocols for construction. What are the safety measures and protocols for construction and operation of metro, airports, large infrastructure? Construction phase के अंदर हम बहुत सारे measures अब इसमें strict adherence to protocols for equipment operation. इस हम जब प्रोजेक्ट कोई भी कंस्ट्रक्शन फेज स्टार्ट करते हैं उसमें बहुत सारे हम स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हैं कि इस तरह से वो प्रोटोकॉल को फॉलो करना है. तो जैसे फॉल प्रोटेक्शन हो गया, इक्विपमेंट प्रोटेक्शन करना है, देन हैजर्डस मटेरियल हैंडलिंग, ये सारा चीज़ हम कंस्ट्रक्शन फेज में ही डिसाइड कर लेते हैं कि किस तरह से हमें ये सेफ्टी को हम फोरमोस्ट इम्पोर्टेंस देंगे. Operational guidelines. Now, operational safety involves efficient emergency response system. जब हमारा कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, then operational safety standards भी उसमें हमें मेंटेन करना होता है. तभी it involves emergency response system. अगर मान लीजिए कोई सिस्टम चल रहा है, कोई प्रोजेक्ट, कोई ट्रेन चल रहा है, बीच में अगर कभी कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर बीच में कोई डिसरप्शन हो गया, तो उसको किस तरह से हम रिस्पॉन्स करेंगे, उसके लिए भी स्टैंडर्ड बना हुआ है. हम उसको फॉलो करना, हमें उसको फॉलो करना चाहिए. तो रेगुलर मेंटेनेंस चेक्स होना चाहिए, एम्प्लॉइज ट्रेनिंग होना चाहिए, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और कॉम्प्रिहेंसिव पैसेंजर अवेयरनेस प्रोग्राम्स करना चाहिए. टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन. आजकल द इंटीग्रेशन ऑफ एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी सच एज IoT बेस्ड. हम बैठे बैठे कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स हो गया या फिर कोई मैकेनिकल पैरामीटर्स हो गया, हम ये IoT बेस्ड हो गया है. आजकल बहुत सारा चीज़ हम घर बैठे बैठे भी, ये कोई भी ऑपरेशन कंट्रोल रूम में बैठे बैठे भी इसको मॉनिटर कर सकते हैं कि किस तरह से मेरा सिस्टम साइड में चल रहा है. वहीं बैठ के हम उसको मेंटेन भी कर सकते हैं. आजकल इतना ज़्यादा एडवांस हो गया. So these are the safety measures and protocols taken during construction. Training and ये बहुत important है. Training and education for safety awareness and compliance in transportation and infrastructure projects. हमें regular continuous learning, it is a continuous learning process. We have to implement ongoing safety education to all the training programs for all employees and contractors. हम training programs regularly हम उसको engage करते हैं so that every employees, all the contractor, all the workers who are working, they are aware कि हम किस तरह से इसको साइट में अगर कोई emergency आता है तो किस तरह से उसको फेस करें. हैंड्स ऑन सिमुलेशन. आजकल बहुत सारे सिस्टम आ गए हैं कि कोई भी चीज़ अगर करना है, एडवांस सिमुलेशन टेक्नोलॉजी, मतलब वो आपको एक सैम्पल डिज़ाइन, एक फील्ड ऑफिस में ही बैठे बैठे आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा जिससे कि आपको पता चलेगा कि अच्छा ऐसा एनवायरनमेंट होगा तो इस तरह से हमको रिस्पॉन्स करना है. सो दैट इज कॉल्ड हैंड्स ऑन सिमुलेशन. So utilizing advanced simulation technologies offers practical and hands-on experience in handling emergency situations, enhancing preparedness and response capability. मतलब हम पहले से ही तैयार हो जाते हैं कि किस तरह से अगर इस तरह से सिचुएशन आएगा तो हम किस तरह से रिस्पॉन्ड करें. स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट. इसमें हम हमारे प्रोजेक्ट के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं हम सबको इसमें इन्वॉल्व करते हैं so that everyone knows what is his role and what are the safety aspects of a project, what is the importance of a safety, implementation of safety in a project. So सारे स्टेक होल्डर्स को हम इसमें इसलिए इन्वॉल्व करते हैं. Conclusion. Now the conclusions and the key takeaways for ensuring safety in metro में हमें किस तरह से करना है. ये इंटीग्रेटेड सेफ्टी कल्चर. इसका मतलब हमें हर एक कोई भी मेट्रो हो गया, रेलवेज हो गया, लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो गया, तो इसमें हमें एक इंटीग्रेटेड सेफ्टी कल्चर डेवलप करना चाहिए. कल्चर डेवलप करने से क्या होगा, सबको पता चलेगा कि किस तरह से हम सेफ्टी, हमारे लाइफ में सेफ्टी क्या इंपॉर्टेंस है, सेफ्टी से क्या क्या चीज़ हमारा डिस्ट्रप्शन हो सकता है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं सेफ्टी के. सो दैट मीन्स इट इज एन इंटीग्रेटेड सेफ्टी कल्चर हैज टू बी डेवलप्ड. Then adaptability and resilience. Building adaptable safety frameworks that can involve in response to dynamic challenges and ensure resilience against emerging threats or unforeseen circumstances. That means हम पहले से ही किस तरह से एक सेफ्टी स्टैंडर्ड डेवलप करेंगे जिससे कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आएगा तो हम किस तरह से उसको रिएक्ट करेंगे, किस तरह से उसको रिस्पॉन्ड करें. थर्ड पॉइंट क्या है, कंटिन्यूस कोलैबोरेशन. दैट मीन्स वही अगेन हमने बताया, कंटिन्यूस कोलैबोरेशन मतलब हम सबके साथ मिलके सबको ये चीज़ का इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि सेफ्टी का क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ. थैंक यू.